पीसीएस 10 साल का पेपर देखेंगे तो सन 2020 से हम सन 2010 तक आएंगे। इसके बाद हम आरओ एआरओ का पेपर देखेंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जिसका एग्ज़ाम देने जाइए कम से कम 10 साल का पेपर देख के जाना चाहिए, क्योंकि इसी में से कम 15 से 20 प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं। तो चलिए इसका लाभ उठाइए। ये पेपर 2020 का है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष लागू किया गया? तो 2019, ये तो करंट था। दूसरा प्रश्न क्या है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? तो किसको कहा गया? इक्ष्वाक वंश को कहा गया। और ये पुराणों में श्री पर्वतीय मतलब क्या होता है? श्री पर्वत के का शासक तथा आंध्रभृत्य मतलब आंध्रों का नौकर कहा गया। किसको कहा गया? इक्ष्वाक को। तो ये दोनों याद रखिए कि आंध्रभृत्य और श्री पर्वतीय किसको कहा गया? इक्ष्वाकु को कहा गया। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता घोषित किए। और इस वंश के संस्थापक याद रखिए श्री शांतमूल थे। तो इतने प्रश्न आपके तैयार हुए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो ये अलग समिति है। और भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण की दिशा में प्रथम प्रयास 1962 में आर.डी. गाडगिल की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा किया गया है। और उसके बाद 1977 में जितनी भी समितियां हैं उनमें क्या विशेषता रही और ये किस सन में आई? कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है। और आप देखेंगे कि 10 साल के पेपर में कम से कम 7 साल ये रिपीट हुआ है। ये गरीबी रेखा से इससे प्रश्न जरूर बनता है, तो इसको याद रखिए। तो इसके बाद 1977 में डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में न्यूनतम कार्यक्रम प्रभावी रहा। और इसने क्या किया कि प्रभावी उपभोग मांग पर एक कार्यदल का गठन किया है। और कार्यदल ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। और कार्यदल द्वारा भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के न्यूनतम पोषाहार आवश्यकता रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता को गरीबी रेखा का निर्धारण बनाया गया। इसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति क्या रहा? 2435 कैलोरी, लगभग 2400, और शहरी के लिए 2100 कैलोरी आवश्यक है। कभी कभी कैलोरी भी पूछ लिया जाता है। जिनका व्यय कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति से कम होगा वो गरीबी रेखा के नीचे होंगे। और क्या हुआ कि 1973-74 के मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 57 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ। और उसके बाद योजना आयोग के द्वारा 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़हारा की अध्यक्षता में, डेट याद रखिए 1989, एक कार्यदल का गठन हुआ जो अपनी रिपोर्ट जुलाई 1993 में सौंपा। दिसंबर 2005 में योजना आयोग द्वारा सुरेन डी तेंदुलकर समिति गठित हुई जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपा। और इस तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा व संशोधन के लिए वर्ष 2012 में रंगराजन समिति की गठन हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट 2014 में सौंपा। अगला क्या है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किससे संबंधित थे? तो ये मार्ग और राजस्व दोनों हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग ने हमारा सी माना है, मार्ग, जो कि यही आप लोग याद भी रखिए। अगला क्या है कि मानव विकास सूचकांक की गणना में क्या शामिल नहीं होता? तो सामाजिक असमानता शामिल नहीं होता। और जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये सब शामिल होता है। अगला प्रश्न हमको मिलान करना है, हम डायरेक्ट मिलान ही देखेंगे। मत्स्य की एक राजधानी हर बार पूछा जाता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से प्रश्न उठाता है लोक सेवा आयोग। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन। अगला क्या है कि गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑस्कर लुईस द्वारा ये
विचार प्रस्तुत किया गया था। और इनकी धारणा क्या थी कि आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृति उन्हें निर्धनता से ऊपर उठने हेतु प्रोत्साहित नहीं करती। अगला प्रश्न क्या है कि इस पे विचार करना है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। सही है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विधियों के ऐतिहासिक विवरण, तो ये सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। चोलों के विषय में हमें उन्हें पूर्ववर्ती जो राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी थी। राजराज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किया। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को भी संकलित करने हेतु लेखों में जोड़े जाने की प्रथा भी इसने शुरू किया। और तो इस प्रकार ये रही इसकी व्याख्या। अगला क्या है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें कौन शामिल नहीं है, तो राजनीति एवं विकास शामिल नहीं है। और क्या शामिल है चर्चा में, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जल सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास आदि विषय शामिल था। राजनीति एवं विकास शामिल नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, तो वी.एस. वांककर ये थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वी.एस. वांककर ने किया था। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो ये 10 हैं। कौन कौन से, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। अगला हमको मैचिंग कराना है, तो बालू की बात आएगी तो हरियाणा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, पांडी गुजरात, हुलास ये उत्तर प्रदेश। और अगला क्या है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रस्तुत हुई। वह प्रतिवेदन क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। ये प्रतिवेदन क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर था। और अगला क्या है कि इसमें आपको विचार करना है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का निर्माण ह्वेनसांग, आबूजीत, अल मसूदी और अलबरूनी ने किया। और शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, तो ये दोनों ही कथन सही है। अगला क्या है, अटल नवोन्मेष मिशन जो है AIM किस विभाग की है, तो ये नीति आयोग की है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा था, तो NM जोशी को भेजा था। और इसका लोक सेवा आयोग ए माना है, VP वाडिया, जो कि गलत है, तो ये B होगा। अगला क्या है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन की गति मिली थी, उसके लेखक कौन थे, तो रेचल कार्सन थे। अगला प्रश्न क्या है कि एक्सला-शापिल संधि जो है 1748 के संदर्भ में कौन सा सही है। प्रथम कर्नाटक की समाप्ति हुई थी, सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। समन्वित बाल विकास परियोजना में कौन शामिल नहीं था, तो इसमें परिवार नियोजन शामिल नहीं था। क्या शामिल था, पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण और स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं शामिल थी। इसको याद रखिए कि क्या क्या शामिल था। 1975 में ये लॉन्च किया गया था। इसमें हमको मैचिंग कराना है, तो सिर्फ इसका डायरेक्ट मैचिंग के लिए आ जाता है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1978, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। इसमें भी हमको मैचिंग कराना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। उत्तर वैदिक काल कृषि और ऋग वैदिक चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। और सिक्किम का भारत में विलय किसने कराया, तो लॉर्ड डलहौजी ने
कराया है। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था और उसने राजा पर यह दोष लगाया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरदर्शी प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल था भारत में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो 1971 में बना है कानपुर और 1981 में लखनऊ बना है। 7-10 लाखी हैं कौन कौन से? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिए थे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और ये ऐसा था कि इसमें महात्मा गांधी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे। इसके अलावा सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय भी इसमें शामिल थे, एनी बेसेंट भी इसमें शामिल थी और गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। इसमें हमको मैचिंग कराना है। तो जजमानी कहाँ होगी? उत्तर भारत में, बाराबलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक में। इसमें भी हम मैचिंग कराना, मैचिंग के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेड लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें फतवा जहांदारी पुस्तक के लेखक बरनी, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरसाई, किताबुल हिंद के अलबरूनी और तबकात नासरी के मिनहाजुल सिराज थे। तो इस प्रकार क्रम का होगा किताबुल हिंद पृथ्वीराज रासो और उसके बाद तबकात नासरी, उसके बाद फतवाए जहांदारी। अगला प्रश्न क्या है कि 1968 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह था उस समय। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाए? तो पुराना है, ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न क्या है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो ये दोनों ही कथन सही है। अगला क्या है? ये तो करंट है, इसमें हमको मैचिंग कराना है। तो डायरेक्ट देखिए, दीवान तन से वेतन याद कर लीजिए। तो जागीर एक व वेतन को देखना। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण। मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए वाक्यान्वित प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला। अगला प्रश्न इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये तो अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये दौलताबाद। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये मुल्तान में नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही भी कहा गया। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। प्रारंभ में ये बाबा फरीद के साथ पाकिस्तान में मतलब अजोधन में रहे और बाद में दिल्ली चले गए और दिल्ली में ही इनकी जो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। अगला प्रश्न क्या है कि मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो किसने? सहाब नहर किया गया। किस मुगल कालीन नहर का? तो सहाब नहर। मुगल कालीन सहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय में ही पहले सियाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके उसे चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सियाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत कराई और इसका नाम बदल के सिहाब नहर कर दिया। तो अगला प्रश्न क्या है कि किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। अगला प्रश्न क्या है कि ये पहली किसान रेल है, तो ये अभी भी आ सकता है। तो 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की देवलाली और दानापुर महाराष्ट्र से बिहार। अगला प्रश्न क्या है कि
ये देखिए सन 2018 का आया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सन 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश का है, तो ये आ सकता है मिर्ज़ापुर। इस ये G7 सम्मेलन 19-20 एक साल पीछे का भी याद रहना चाहिए। और रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कितना, तो 6 किया गया है। कौन कौन सा, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार और समसपुर और सांडी और सरसई नवर झील। अगला क्या है कि पहली ई लोक अदालत कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न क्या है कि कौन जनजातियों में से भारत के अंडमान निकोबार में कौन सी नहीं है, तो रेंगमा नहीं है। और हालचू ओंजो सोमपेन है। सोमपेन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्या है कि एक नदी हिमालय पार मतलब ट्रांस हिमालय नदी है, तो ये सतलज है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो खस जनजाति ये उत्तराखंड हिमाचल, खस जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। टोडा तमिलनाडु में है। अगला इसमें हमको मैचिंग कराना है, तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में है और बड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा, लोकटक मणिपुर और कालीवेली ये विलुपुरम जिला में तमिलनाडु में है। अगला इसमें कथन क्या है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा मुंबई है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई कठिनाई या समस्या नहीं होती, तो ये कथन सही है। तो इसमें ए गलत है, आर सही है। अगला ये तो करंट है। अगला क्या है कि कौन नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमाद्री ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें हमको मैचिंग कराना है, तो इंद्रावती बहुत बार प्रश्न बन चुका है, ये छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है। मोल्लेम ये गोवा में है और कलेसर ये हरियाणा में है। अगला इसमें बताना है कि कौन सा सही कूट है, तो तांबा ये चित्रकूट सही है और मैग्नीज ये भीलवाड़ा भी सही है। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट में लौह अयस्क और मैग्नीज दोनों है। अब भीलवाड़ा जो है तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मैग्नीज अयस्क का जमाव बांसवाड़ा, उदयपुर और पाली आदि जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी बॉक्साइट उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्या है कि कश्मीर घाटी स्थित है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व का क्रम हमको लगाना है। तो पहले क्या होगा, पहले होगा चंबल, उसके बाद सिंधु नहीं सिंध है, सिंध, उसके बाद बेतवा, तब केन। और अगला क्या है कि इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जर्मनी नोरमेंडे ये सुमेलित नहीं है। कजाकिस्तान ये कारागांडा सही है। यूक्रेन और क्रिवोई राग ये लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र हैं और फ्रांस में पायरेनीज भी है। और अगला क्या है कि किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में है। अगला प्रश्न तो करंट का है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और बताना है, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में है। 1-2 अगर आ जाता है तब भी आप विकल्प तक पहुंच जाएंगे। बैगुओ फिलीपींस, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, हाइकून चीन, विली विली ऑस्ट्रेलिया। सुपोषण को लेकर देखिए प्रश्न बना है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, सही है। यह जल निकाय के पोषण तत्वों संवर्धन की घटना है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए इसके बारे में पढ़ लीजिए, आता है पोषण के बारे में। तो जल निकाय में जब जैविक और तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, सुपोषण। या आ सकता है कि सुपोषण क्या है, तो इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषण तत्वों में जब वृद्धि हो जाती है तो उसे कहते हैं सुपोषण। अपशिष्ट
जलों के बहाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशयों की पोषक मात्रा को बढ़ा देता है। अत्यधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। शैवालों के साथ साथ जलीय पौधों की वृद्धि भी हो जाती है, जो श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम होने लगता है तथा ऑक्सीजन के अभाव में जलीय जंतु मरने लगते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से कहाँ उपस्थित है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर उपस्थित है। इसको आप लोग मैप में लोकेट कर लीजिए। ये आया है ये आपको इसमें क्रम लगाना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट टाइगर 1972, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जिसका उद्देश्य था बाघ को समाप्त होने से बचाना, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1972 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 में। अगला प्रश्न क्या है कि महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो ये अगुलहास ये हिंद महासागर की धारा है। और ये कैसी धारा है? ये गर्म धारा है। फ्लोरिडा अटलांटिक की है, कनारी ये अटलांटिक की, अगुलहास ये हिंद की है, क्यूराइल प्रशांत की है। एक बार जलधारा जरूर देख लीजिए, हर साल पूछा जाता है एक प्रश्न। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। और एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसके तहत जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है। इसमें कूट है और हमको क्या देखना है? नृजातीय समूह देखना है। यहूदी इजराइल में आप पता होगा, टेडा लीबिया में, बेजा मिस्र, लूर ईरान। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मध्य प्रदेश होशंगाबाद में से प्रारंभ हुआ। कौन सी राजधानी? एक राजधानी जरूर पूछी जाती है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो केप वर्ड की राजधानी ये बामाको है। वो केप वर्ड की बामाको नहीं है, प्राये है। केप वर्ड की राजधानी प्राये है, जो कि सबसे बड़ा शहर है। बमाको माली की राजधानी है। अब मोरक्को रबात की, ट्यूनीसिया ट्यूनिस की, अल्जीरिया अल्जीयर्स। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 0 फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस एक बार देख लीजिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी अल्प मात्रा में ग्रीन हाउस है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टम मार्सबुर्ग तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये क्या है? ये मैग्नीज का है। अगला प्रश्न है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? ये सीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सीयर कहलाता है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। इसमें हमको मैचिंग कराना है, तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं। एटलस पर्वत ये मोरक्को में है, किलिमंजारो तंजानिया, और चिम्बरोजो इक्वाडोर, और पायनरीज ये फ्रांस स्पेन में है। किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होते हैं? तो मायोग्लोबिन में लौह विद्यमान होते हैं। अब मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशी ऊतकों में पाया जाता है, और ये एक तरीके का प्रोटीन है, और इसमें लोहा इसका आवश्यक घटक है। मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये टिन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। उद विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। भूमध्य रेखा से कौन सा नहीं गुजरता है? कर्क रेखा से क्या गुजरता है? भूमध्य रेखा से क्या गुजरता है? इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। 13 शहरों से विषुवत रेखा गुजरते हैं। ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोम फ्रांसिस, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती। फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
तो फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। अब फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्राविधान है? तो 9 में है। और 73वां संविधान 1992 में संविधान के भाग 9 के तहत पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसमें बताना है कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो नियोप्रीन ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बल्कि यह एक कृत्रिम रबड़ है। और इसमें बताना है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो ये 1992 में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से थी और 74वां संविधान संशोधन जो था वो स्थानीय सरकार से संबंधित थी, जिन्हें नगर पालिका भी कहा गया। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? इसको ध्यान रखिए। तो ये आमाशय से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का जो वो पाचन है वो आमाशय से प्रारंभ होता है, और जबकि पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत में होता है। कौन सा जो अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो नए राज्यों का प्रवेश, ये अनुच्छेद किसमें है? ये अनुच्छेद 2 में है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी थायमीन B1 क्या होता है? थायमीन। और जब इसकी ये जो चावल के छिलके में उपस्थित जो होता है थायमीन, आहार में उपलब्ध नहीं हो पाता और छिलके के साथ चावल से ये पृथक हो जाता है। और ये बहुत बार ये प्रश्न भी बना है, देखेंगे सन 2019 के पेपर में भी ये बना है वेरी बार। पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें बताना है कि संसद की इसमें से कौन सी भूमिका। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगी। और अगला क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इस पर भी महाभियोग लगता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा भी। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इससे कोई मतलब अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसे पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रायोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में किए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया। जबकि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय या नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की प्रमुख भूमिका होती है। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? ये बहुत बार प्रश्न बन चुका है। विटामिन के रक्त के जमने के लिए काम आता है। नपुंसकता विटामिन कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। पंचायतों के लिए करार किए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। तो किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायतों का काम किसमें होगा? राज्य निर्वाचन आयोग में होगा। अनुच्छेद राज्य सरकार कराती भी है। अनुच्छेद 243(a) के अनुसार पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और इनके निर्वाचकों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एवं एक राज्य निर्वाचन आयोग निहित होता है। अगला प्रश्न क्या है कि मानव मस्तिष्क के बारे में आपको विचार करना है। तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। दोनों ही सही है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन एवं निगमन किया जाता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन आदि के लिए उत्तरदायी होता है। मेडुला, सेरिब्रम आदि मस्तिष्क के प्रमुख भाग हैं। और मेडुला हृदय गति, रक्तचाप पे नियंत्रण करता है। सेरिबेलम का क्या करता है? ये भंगिमा तथा संतुलन बनाए रखने के लिए खेलने, कूदने, नाचने आदि का समन्वय करता है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अंतर्राज्यीय पर इसका लोक सेवा आयोग जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये C माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अंत में इसको मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। अंतर्राज्यीय परिषद, ये अनुच्छेद 263। वित्त आयोग 280 ये अनुच्छेद है। और प्रशासनिक न्यायाधिकार, ये अनुच्छेद 323 का। संघ लोक सेवा आयोग 315। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है वृक्ष से
प्राप्त किया जाता है। और अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है वो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। अब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये जो संथानम समिति थी 1962 से 65 के बीच में, इसी की सिफारिश थी। और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक सांविधिक संस्था है न ही संवैधानिक। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग देख चुके हैं और 268 जो है अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गृहित किया जाने वाला किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, और अनुच्छेद 276 जो है वृत्तियों, व्यापारियों और आजीविकों तथा नियोजनों पर कर से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, कथन है। कारण क्या है? प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है बट व्याख्या नहीं करता है। अगला हमको क्रम लगाना है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का एक बार क्रम देख के जाइए लक्ष्मीकांत की बुक से। तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर क्या होगा? सबसे पहले जयंती पटनायक, उसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, उसके बाद होगा डॉक्टर गिरिजा व्यास, उसके बाद ममता शर्मा। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें आपको मैचिंग कराना है। तो सोडियम चाकू से आसानी से ये काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप का द्रव, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है और लेड ऊष्मा का कुचालक है। 371 अंक में क्या आता है? तो ये हैदराबाद एवं कर्नाटक आता है। अगला प्रश्न कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो ये जो फाइब्रोइन है ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है बल्कि ये प्रोटीन है जो कि रेशम तंतुओं के घटक हैं। अगला क्या है कि इसमें हमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से भारत का महान्यायवादी ये भाग 5 में है। भाग मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, राज्य 6 में है, भारत का महान्यायवादी भाग 5 में है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग किसमें? भाग 14 में है। इसमें हमको मैचिंग कराना है। तो कापेट सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, जिसका उपयोग कहाँ होता है? कवकनाशी, शैवालनाशी के रूप में होता है। इओसिन जो होता है वो लाल स्याही के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। तो याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ का प्रयोग किसमें किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में। और जिंक फास्फाइड का उपयोग जो होता है वो कृंतकनाशी में किया जाता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। इसमें सदस्य की संख्या 30 होती है और सभी लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। इनका कार्यकाल की बात करें तो 1 साल का होता है। ये तो करंट का है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 ये नागरिकता है, भाग 2 में। अगला ये भी तो करंट है लेकिन अभी भी ये आ सकता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो विरासत शहर विकास और विधि विकास हृदय के अंतर्गत शामिल है। तो ये वाराणसी और मथुरा। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, सही है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित, ये दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुँचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR कितना होना चाहिए? तो 2.1। अगला है राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये 12 हो सकती है, 15% ज़्यादा नहीं हो सकती। अगला क्या है? भारत में गरीबी रेखा के अनुमान हेतु
किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिर गणना विधि होती है, कैलोरी होती है, पारिवारिक उपभोग व्यय होता है, बट प्रति व्यक्ति आय इसमें नहीं होता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया तो केशवानंद भारती बनाम 1973 में ये हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में है, ये अभी भी चर्चा में रहता है। तो यह योजना प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार है। 5 लाख ये गलत है, और इसमें भागीदारी कितना है? तो 60-40 का है, ठीक है। अगला क्या है कि इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 48 न्यायपालिका ये अनुच्छेद 50 है, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक। 48 में कृषि एवं पशुपालन है, 40 में ग्राम पंचायत है, 39 में 1 से लेके 51 तक आपको अनुच्छेद एकदम याद होना चाहिए, उंगली पे याद होना चाहिए। कम से कम 2-3 प्रश्न इसी में से बन जाते हैं। हर परीक्षा में 1 से लेके 51 तक से प्रश्न बनते हैं, चाहे जो भी परीक्षा हो। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता। और पोस्कीय संस्टेबल जो पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। और इसमें 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। 12 लक्ष्य देखिए: आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि, रोजगार की गुणवत्ता, सामाजिक समानता, आगंतुक पूर्ति, स्थानीय नियंत्रण, सामुदायिक भलाई, सांस्कृतिक समृद्धि, भौतिक अखंडता, जैविक विविधता, संसाधन दक्षता, पर्यावरणीय शुद्धता। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में आपको बताना है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो संसद न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए वो योग्यता रखता हो। तो ये सही है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, तो ये गलत है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और अनुच्छेद 76(4) में कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। ये तो अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया, तो ये सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षक का अधिकार है, तो ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या एक दूसरे की नहीं करता है। अगला प्रश्न क्या है कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कब तक का लक्ष्य है? 2024 तक। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक, अनुच्छेद सामान्य विधेयक अनुच्छेद 108। इसमें क्या बताना है कि मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास सूचकांक 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया? तो UNDP ने इसे सन 2010 में ये किया है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें आपको क्या बताना है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण विधियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा दिया गया? तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897। अगला क्या है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया। कारण क्या है? NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना, तो ये गलत है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन गठन कार्यदल द्वारा अंतिम रिपोर्ट 29 अप्रैल 2020 को वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा को सौंपा गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111
लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अब वित्त वर्ष 2020 से 25 की अवधि में अवसंरचना पर होने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय की लगभग 71% पूंजी विभिन्न क्षेत्र जैसे ऊर्जा में 24%, सड़क पर 18%, शहरी पर 17%, रेलवे पर 12% निवेश किया जाएगा। अगला फिर अनुच्छेद से कम 4 प्रश्न यूपीपीसीएस से पूछा जाता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 में क्या है, स्पीकर को हटाना, और 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सबको इसमें हटाना ही था। अगला क्या है, भारत के संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। और इसमें अगला प्रश्न क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित? तो ये लखनऊ में। इसमें भी एक प्रश्न जरूर हर बार पूछा जाता है, वो योजना और उसका सन। 18 से कम 14 से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से अभी तक की सारी योजनाओं का सन एक बार देख लीजिए। पीएम जन आरोग्य अभियान 2018, पीएम वय वंदना योजना 2017, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 और स्वच्छ भारत अभियान 2014। विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वेषण करता है किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये नीति आयोग के अंतर्गत आता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस बल्कि ये बहुत ही कम मात्रा में है, ना के बराबर। ग्रीन हाउस गैस वे होते हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। इसमें से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों या दुकानदारों और स्वरोजगारों वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो 18 से 14 वर्ष आयु के पात्र हैं, सही है। इसका वार्षिक जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से अधिक ना हो, सही है। इसके अंतर्गत 3,000 रुपये मासिक पेंशन जो सुनिश्चित है, ये भी राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, तो ये गलत है। और अगला क्या है कि निधि जो कार्यक्रम है उसके बारे में है। तो निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए ये अभी भी चर्चा में है, स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया, तो ये सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है, तो ये भी सही है। अगला, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो ये ध्यान से देखेंगे तो अपने आप ही लग जाएगा चिन्ह। परिचालन, पर्यावरण और भौतिक, जैविकी, सांस्कृतिक, ये सब तो रहेगा। अगला प्रश्न क्या है कि कथन, ये तो बजट है, ये इस बार पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो बेनेट ने किया था। और इनकी यह अवधारणा 1976 प्रकाशित अपनी पुस्तक जो दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्या है, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है, तो समुद्र जल तल का बढ़ना सही है। हिमनदी का पिघलना ये भी सही है, ये भी सब कारण है। बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विजन, तो ये सब सही है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें आपको कालक्रम, तो इसको भी याद रहना चाहिए, एक जरूर आता है, बैंक, नाबार्ड, इस सब की स्थापना। नाबार्ड के 1982, स्वयं सहायता समूह की बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें भी आपको क्या लगाना, क्रम लगाना है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में
और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन सितंबर 1987। इसमें कौशल भारत अभियान है तो इसकी शुरुआत जुलाई 2015 में सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना है। तो इसका जो उद्देश्य है दीर्घ अवधि एवं अल्प अवधि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को नियोजनीय कौशल संपन्न कराना है। तो बी वाला गलत है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? नहीं जरूर देखा करिए कभी इसकी ये नहीं, हाँ नहीं देखा जाता ध्यान से, तो इससे वजह से प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो हरियाणा का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वो राजस्थान का हिस्सा है। तो आज हम 2020 का पेपर देख लिए हैं, कल हम 19 का, ऐसे हम 10 वीडियो सिर्फ लाएंगे और उसके बाद हम इस वो RO जो UPPSC RO उसका भी हम जितना भी पेपर है प्री मेंस दोनों करा देंगे। तो ये इस महीने तक चल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये हेल्पफुल लगे तो इसको आप अपने मित्रों तक शेयर करिए। वीडियो का वो डेली ना आना यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वीडियो कोई देखता नहीं, तो क्या अपने लिए बनाएं। तो इस अपना सहयोग बनाए रखिए जिससे कि वीडियो डेली आ सके। तो वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।